जय हिंद। बीएनजी के क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम कोशिका के विभिन्न अंग और प्रकार पढ़ लिए थे और उसके आगे हम कोशिका के अंदर चलेंगे और केंद्रक के विषय में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो हम चित्र बनाए हैं ये कोशिका का चित्र है। अब इसके बीचों बीच में देखेंगे तो केंद्रक पाया जाता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, जो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, उसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं या केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। अब देखा गया कि जो केंद्रिका द्रव्य है उसके अंदर दो चीज पाया गया। पहला पाया गया डीएनए, जिसको हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और दूसरा पाया गया आरएनए, जिसको हम राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब ये जो है डीएनए, आरएनए, अब इसके अलावा और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मुख्य रूप से ये आपके केंद्रक में पाए जाते हैं और उसके अलावा ये जो है माइटोकॉन्ड्रियम पाए जाते हैं और पेड़ पौधों में देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। तो आज हम जो है पूर्ण रूप से डीएनए का अध्ययन करेंगे और आरएनए का इसके बाद वाले क्लास में अध्ययन कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है डीएनए का जो देखे थे, जो अवलोकन किए थे, वो कार्लसबर्ग नामक वैज्ञानिक देखे थे और उन्होंने डीएनए के साथ बहुत छेड़छाड़ नहीं किया, बहुत उसका अध्ययन नहीं किया, इसीलिए उनको हम नहीं उतना जानते हैं। अब शुरू करते हैं। अब देखेंगे कि ये जो मानव शरीर बना है ये लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर के बना है और उसमें से एक कोशिका लिया गया। अब कोशिका के अंदर जो है कोशिका को जूम करके और उसके अंदर से केंद्रक को निकाला गया। और जो केंद्रक को जूम किया गया तो केंद्रक के अंदर जो है इस तरह से संरचना पाया गया और उसमें से एक इस तरह से निकाला गया है, जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं या गुणसूत्र कहते हैं। तो ये मानव कोशिका में ये जोड़े में 23 होते हैं और संख्या में देखेंगे तो 46 होते हैं, यानी जोड़े में कहेंगे तो 23 जोड़े और संख्या में देखेंगे तो 46 यानी 46 होते हैं। अब ये हो गया गुणसूत्र का चित्र। ये दोनों हमेशा जुड़े रहते हैं, इसलिए हम इनको जोड़े में दर्शाते हैं। अब उसके बाद जो है गुणसूत्र का अध्ययन करने के लिए वाटसन एम क्रिक्स नामक दो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसका गुणसूत्र का अध्ययन करने लगा और जो अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने इसको खींच करके देखा तो इस तरह से छल्ला बन गया और इस छल्ले का अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि ये जो छल्ला बना है ये जो है डबल रस्सी का ये जो सीढ़ी नुमा दिख रहा है, इसको बताया कि इन्होंने ये द्वि कुंडली या डबल बॉन्ड से मिलके बने हैं और इसका नाम इन्होंने डीएनए दिया, जिसको हम आज जानते हैं, जिसके विषय में आप अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये वाटसन एंड क्रिक्स नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। उसके बाद जो है जॉनसन नाम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया कि ये जो डीएनए है इसके अंदर और इन्होंने जोड़ने लगे, यानी और इसको खोजने लगे। तो जब इन्होंने और इसको खींचा तो इस तरह से संरचना बना और जब इसको अध्ययन किए इन्होंने तो एक बताए कि ये जीन है और ये जब जीन को देखा गया तो जब जीन को और जीन के समूह को समेटा गया तो ये डीएनए बना और जो और डीएनए को समेटा गया तो गुणसूत्र बन गया, यानी ये एक दूसरे के ये समूह हैं। तो अब देखा गया कि इनके अंदर जब अध्ययन किया गया तो इनके अंदर भी ये पाया गया, कुछ न कुछ ये चित्र पाया गया, तो जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। अब देखेंगे कि जो एक ये जो रस्सी का फेरा है, जहाँ जहाँ ये जुड़ा है, जहाँ पर जोड़ बना है, उसको हम क्रोमेटिन कहते हैं
तो देखा गया कि क्रोमेटिन से दूसरे क्रोमेटिन की जो दूरी है वो कितनी है। तो इसको 34 एंगस्ट्रॉम कहते हैं, जिसको हम 34 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। इनके बीच की दूरी जो है ये 34 एंगस्ट्रॉम हो गई। अब थोड़ा सा डीएनए के विषय में देख लें कि डीएनए में जितने भी अनुवांशिक गुण या दोष होते हैं उतना ये सब डीएनए के ही माध्यम से होते हैं। वैसे देखेंगे कि जो भ्रूण बनता है तो उसके हाथ में 5 उंगली होनी चाहिए, पैर में 5 उंगली होने चाहिए, 2 पैर होने चाहिए, 2 हाथ होने चाहिए, मुंह सामने होना चाहिए, कान दोनों बगल में होना चाहिए, 2 आँख होना चाहिए। ये सब जितनी भी अनुवांशिक गुण उसके पिता से बच्चे में आता है वो सब डीएनए के माध्यम से आता है। यानी कोई भी चीज़ अगर जो उसके डीएनए में चला गया तो वो जीन के माध्यम से और जीन के माध्यम से होते हुए वो भ्रूण के अंदर चला जाता है और भ्रूण के जो संरचना बनती है इसी के बताए हुए अनुरूप से बनता है। अब देखेंगे कि आधुनिक जीवन में बहुत सी ऐसी शोध हैं कि जो डीएनए से ही अध्ययन करके पता लगाया जाता है और खोज किया जाता है। जैसे जासूसी में भी बहुत से इसका सहयोग हो जाता है। अब इस तरह से देखेंगे कि एक बच्चे का उसके असली पिता को जानने के लिए भी इसका अध्ययन किया जाता है, जिसका बच्चे से और बाप से जो है 99% मैच करता है डीएनए। देखेंगे कि कभी कभी जब भ्रूण बनता है तो उसमें जो है कभी एक पैर रहेगा, कभी एक आँख रहेगा, कभी पूर्ण रूप से उसका शरीर नहीं बनेगा, या तो कभी उसका सर नहीं बनेगा। तो ये जितने भी उसमें दोष पाए जाते हैं या गुण पाए जाते हैं ये सब डीएनए के ही बताए, डीएनए के जितने बताए हुए अनुसार वो बनता है, उसमें सब डीएनए का ही रोल है। अब देखिए क्या, अब हम इसके संरचना के विषय में पढ़ लेंगे। ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है, चलिए हम देखते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड है ये 2 चीज़ से मिलके बना है। पहला आपका फास्फेट है और दूसरा है न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो फास्फेट है ये आपका तत्व है और न्यूक्लियोटाइड जो है देखा गया तो ये 2 चीज़ से मिलके बना है। पहला है शुगर और दूसरा है नाइट्रोजन बेस। अगर जो डीएनए है तो इसमें डीऑक्सीराइबोज हो जाएगा और आरएनए रहेगा तो उसमें राइबोज हो जाएगा शुगर। इस तरह से जो नाइट्रोजन का देखा गया नाइट्रोजन बेस को, तो ये भी 2 चीज से बना था। पहला था प्यूरिन और दूसरा था पाइरिडीन। अब जब इनके अंदर भी देखा गया तो इनके अंदर भी 2 कंपोनेंट पाया गया। प्यूरिन के अंदर 2 कंपोनेंट पाया गया। पहला जिसको एडेनिन बोलते हैं हम उसको ए से दर्शाए हैं और दूसरा जो है ग्वानिन जिसको हम जी से दर्शाए हैं। अब ये प्यूरिन के हो गए। अब इधर आएंगे हम तो पाइरिडीन के विषय में देखेंगे। इसके भी 2 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है इसका साइटोकाइनिन जिसको हम सी से दर्शा रहे हैं और दूसरा है थाइमिन जिसको हम टी से दर्शा रहे हैं। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ इसका फिगर जो है जूम करके बड़ा बना दिए हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो छल्ला है गोल गोल जो है ये आपका फास्फेट से बना है जो तत्व है। अब इसके आगे जो स्तंभ नुमा पिलर नुमा ये बना है ये शुगर का बना है, राइबोज का ये शुगर का बना है। अब इनके अंदर ये जो संरचना दिख रहा है ये दोनों साइड ये जो है नाइट्रोजन के बेस हैं, दोनों साइड हैं। अब इधर के साइड हैं तो इसे प्यूरिन कहते हैं और इधर के साइड हैं तो इसे पाइरिडीन कहते हैं। और जहाँ इस नीचे भी इस तरह से हम लिख के समझा दिए हैं, इस तरह से यहाँ फिगर बनाए हैं।
तो अब देखेंगे कि जो एडेनिन है इसको हम ए से दर्शाए हैं, और जो थाइमिन है उसको हम टी से दर्शाए हैं। तो थाइमिन जो है एडेनिन थाइमिन से जुड़ा है, तो ये जो जहाँ जुड़े हैं वो हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है बीच में। तो जो एडेनिन जो है थाइमिन से जुड़ा है, तो इसमें डबल बॉन्ड हाइड्रोजन से जुड़ा है। अब इस तरह से देखेंगे कि ग्वानिन जो है वो साइटोकाइनिन से जुड़ा हुआ है। अब इनके बीच में जो है ये ट्रिपल बॉन्ड या 3 बॉन्ड से जुड़े हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पूरा इनका संरचना जो है ए से टी, जी से सी, यानी कि एडेनिन से थाइमिन और ग्वानिन से साइटोकाइनिन, इसी तरह से पूरा इनका श्रृंखला आगे चला जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको समझने के लिए इसको आप फिगर को ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे तो पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। ये जो हम पॉइंट जो दिए हैं ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है। तो इसमें पहले वाले में जो है डबल बॉन्ड है और दूसरे वाले में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसी तरह से इनकी श्रृंखला पूरा चलता रहता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अगले वाले क्लास में हम आरएनए के विषय में पूर्ण अध्ययन करेंगे।